गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है BNS 2023 की धारा 2 की उपधारा 29, जिसको पब्लिक सर्वेंट या लोक सेवक भी कहते हैं। आज हम लोक सेवक पे चर्चा करेंगे और जैसा कि आप जानते हैं कि परिभाषाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं और BNS 2023 की धारा 2 में कुल 39 परिभाषाएं दी गई हैं और इन परिभाषाओं के मूल्य और महत्व को समझाने के लिए मैं 2 लाइन आपको बताना चाहूंगा। तू जो समझे हर बात को तो फिर कैसा सवाल, परिभाषा ही बताएगी कानून की असल मिसाल। तू जो समझे हर बात को तो फिर कैसा सवाल, परिभाषा ही बताएगी कानून की असल मिसाल। जी हाँ सर, परिभाषा एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। ये बुक के प्रारंभ में दी ही इसलिए गई है ताकि बुक के अंदर जहां जहां इन शब्दों का इस्तेमाल हो आप इन परिभाषाओं को समझ सकें। यदि बुक ताला है तो परिभाषाएं चाबी हैं। यदि आपने इन परिभाषाओं को समझ लिया तो बुक रूपी ताले को खोलना आपके लिए आसान हो जाएगा। वरना बुक के अंदर जहां जहां इन शब्दों का इस्तेमाल आया है या कोर्ट में जज साहब के द्वारा जहां जहां इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा आप उनको समझ नहीं पाएंगे। मैंने कई वीडियो में एक संशय शब्द को उदाहरण के तौर पे समझाया है कि यदि चार्ज में ये लिख दिया जाता है कि इस अपराधी ने संशय करके अपराध को कारित किया है या बुक में कहीं संशय शब्द आया तो आप उसको कैसे समझेंगे जब तक उसकी डेफिनेशन आपको नहीं मालूम हो। इसकी डेफिनेशन ये है कि किसी अपराधी व्यक्ति को मदद करना, उसको छिपाना, उसको रोटी कपड़ा मकान गोला बारूद हथियार आदि देना, इस मकसद से कि वो पुलिस की पहुंच से बच सके या न्यायालय की पकड़ से बच सके, उसको मदद करना, ये अपराध में आता है और उसको संशय कहा जाता है। इस पे मैंने वीडियो भी बनाए हैं और कुल 28 वीडियो में मेरे चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। ये 29वां वीडियो है और इसकी एक मैंने ई बुक भी तैयार की है जिसमें उदाहरण के साथ सरल शब्दों में मैंने पूरी परिभाषाओं को समझाया है। बुक के अंदर जो दी हुई है वो अपनी जगह है, लेकिन मैंने कुछ उदाहरण एक व्यक्तिगत तौर पे आपको समझाने के लिए तैयार किए अनुभव के आधार पे, ताकि वो आपको आसानी से समझ में आ सके। तो आज सर हम लोक सेवक की जो परिभाषा है उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप बुक देख रहे हैं 1 जुलाई 2024 को लागू हुई है। BNS 2023 इसको कहा जाता है। 1 लगाए 358 इसमें धाराएं हैं और पहले जो बुक में परिभाषा दी गई है उसे मैं वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ के बता देता हूं। उसके बाद जो उदाहरण के तौर पे मैंने आपके लिए ई बुक तैयार की है आसान शब्दों में, उसमें से मैं आपको आगे की जानकारी प्रदान करूंगा। क्योंकि लोक सेवक की परिभाषा बुक में काफी लंबी दी हुई है, इसलिए मैं मुख्य मुख्य बातें जो लोक सेवक के अंतर्गत आते हैं, पब्लिक सर्वेंट, उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो आइए सर हम शुरू करते हैं। धारा 28 मतलब धारा 2 की उपधारा 28, लोक सेवक से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो निम्नलिखित वर्णनों में से किसी के अधीन आता है। अर्थात नंबर का सेना, नौसेना व वायुसेना का प्रत्येक आयुक्त अधिकारी, ये पब्लिक सर्वेंट में आता है। प्रत्येक न्यायाधीश, जिसके अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो किन्हीं न्याय निर्णायक कृत्यों का चाहे वह स्वयं या व्यक्तियों के किसी निकाय के सदस्य के रूप में निर्वाह करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया, मतलब विधि के द्वारा सशक्त किया गया प्रत्येक न्यायाधीश पब्लिक सर्वेंट के अंतर्गत आता है। गांव में दिया है न्यायालय का प्रत्येक अधिकारी जिसके अंतर्गत समापक, रिसीवर या कमिश्नर आता है, जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य हो कि वह विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे या कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणित करे या रखे, या किसी संपत्ति का भार संभाले या उस संपत्ति का व्ययन करे या किसी न्यायिक आदेशिका का निष्पादन करे या कोई शपथ ग्रहण कराए, निर्वचन करे, न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखे। प्रत्येक व्यक्ति जिसे ऐसे कर्तव्य में से किन्हीं का पालन करने के लिए न्यायालय द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया है, वो भी लोक सेवक के अंतर्गत आएगा। जैसे कि सर इसमें बताया गया है कि रिसीवर या कमिश्नर नियुक्त करें, तो आदेश 26 नियम 9 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत बहुत से दीवानी मामलों में वकील साहब के द्वारा अदालत में यह आवेदन लगाया जाता है कि माननीय न्यायालय मौके की स्थिति का जो है कि जांच कमिश्नर महोदय से करवाई जाए, ताकि वस्तु स्थिति का पता न्यायालय को हो सके और सत्यता का पता चल सके, जिससे न्याय प्राप्ति में आसानी हो। तो यदि न्यायालय के द्वारा आदेश 26 नियम 9 का आवेदन मंजूर किया जाता है तो वो एक कमिश्नर न्यायालय के द्वारा नियुक्त किया जाता है। जैसे कि मेरे स्वयं के एक प्रकरण में मैंने 26/9 के आवेदन के तहत कमिश्नर महोदय को नियुक्त करवाया था। उसमें एक वकील साहब को कमिश्नर नियुक्त किया गया था। ये एक दीवानी प्रकृति का मामला था और घर के पीछे जो रास्ता होता है उसके संबंध में विवाद था। हमारा ये कहना है कि हमारा रास्ता पिछले 3-4 पीढ़ियों से चला आ रहा था
और उस पे जो है कि प्रतिवादी ने कब्जा कर लिया था। मकान बनाने की कोशिश कर रहा था, गड्ढे खोद दिए थे, लेटरिन बाथरूम बनाने का प्रयास कर रहा था। तो हमने उसमें स्टे की भी मांग की थी, 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत यथास्थिति के मांग भी की थी, जिसे न्यायालय ने मंजूर भी किया था और कमिश्नर को नियुक्त भी किया था। तो कमिश्नर महोदय के द्वारा मौके पे जाके नक्शा मौका भी बनाया गया था और दोनों वकील उपस्थित थे, उनके दस्तखत भी कराए गए थे। और उसी के अलावा पूरी रिपोर्ट, कमिश्नर प्रतिवेदन, मौके का नक्शा पंचनामा आदि प्रस्तुत किया था। तो ये न्यायालय के आदेश से नियुक्त जो कमिश्नर किए गए हैं इस प्रकरण में, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि आपके लिए ये चीज आसान हो सके। तो उसको कमिश्नर माना जाएगा और वो भी न्यायालय के आदेश के तहत नियुक्त कमिश्नर की श्रेणी में आएंगे। रिसीवर भी नियुक्त किया जाता है। तो इस प्रकार से ये एक उदाहरण के तौर पे मैंने सर आपको बता दिया, परिभाषा के बीच में वो आ गया था। तो अब हम आगे चलते हैं। घ में, किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला प्रत्येक आसेसर या पंचायत का सदस्य। न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला कोई भी पंचायत का सदस्य आसेसर हो वो भी लोक सेवक माना जाएगा। डा में है, प्रत्येक मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसको किसी न्यायालय द्वारा या किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा कोई मामला या विषय विनिश्चय रिपोर्ट के लिए निर्देशित किया गया हो, ये भी लोक सेवक के अंतर्गत आएंगे। चा में है, प्रत्येक व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता हो जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति को परिरोध करने या रखने के लिए सशक्त हो। मतलब परिरोध करने और रखने के लिए यदि सशक्त है न्यायालय के आदेश से, तो वो भी लोक सेवक की श्रेणी में माना जाएगा। छा में, सरकार का प्रत्येक अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य हो कि वह अपराधों का निवारण करे, अपराधों की सूचना दे, अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे या लोक के स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा का संरक्षण करे। तो प्रत्येक ऐसे अधिकारी में, जैसे थाना प्रभारी महोदय, जैसे ही कोई अपराध होता है, एफआईआर दर्ज होती है, उसकी जांच करके पूरा चालान जिसको कहते हैं न्यायालय में जज साहब के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ये सब पब्लिक सर्वेंट जिसको लोक सेवक कहते हैं उसकी श्रेणी में आता है। कोई भी अपराध हुआ उसकी सूचना न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, चाहे संज्ञेय अपराध हो या असंज्ञेय अपराध हो, जमानती अपराध हो या अजमानती अपराध हो, इनकी सूचना जो विधि अनुसार है न्यायालय के समक्ष दी जाती है। तो ये भी लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। हालांकि इसमें एक होल परिभाषा बताई गई है, उसमें मैंने आपको समझाने के लिए उदाहरण देके बताया है। इसके बाद जा है, प्रत्येक अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वह सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करे, सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे या व्यय करे, या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण, निर्धारण या संविदा करे, या किसी राजस्व आदेशिका का निष्पादन करे, या सरकार के धन संबंधी हितों पर प्रभाव डालने वाले किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे, या सरकार के धन संबंधी हितों से संबंधित किसी दस्तावेज को बनाए, अधिप्रमाणित करे या रखे, सरकार के धन संबंधी हितों के संरक्षण के लिए किसी विधि के व्यतिक्रम को रोके। तो एसडीएम महोदय, जिसे सब डिविजनल ऑफिसर भी कहते हैं, जो रेवेन्यू में पदस्थ होते हैं। एसडीओपी साहब, जिसको पुलिस अनुविभागीय अधिकारी महोदय कहते हैं, ये इन सबको भी लोक सेवक के अंतर्गत माना जाता है, जिसमें गवर्नमेंट में नक्शा, B1, खसरा, ऋण पुस्तिका आदि बनाना, उनका निरीक्षण करना और बंदोबस्त करना, ये सब लोक सेवक के अंतर्गत ही माने जाएंगे। इसी प्रकार से झा में ही, प्रत्येक अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते कर्तव्य हो कि वह किसी ग्राम, नगर या जिले के किसी पंथ निरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, व्ययन करे, सर्वेक्षण या निर्धारण करे, या कोई रेट कर उद्घृत करे, या किसी ग्राम, नगर या जिले के लोगों के अधिकारों का अभिनिश्चय के लिए कोई दस्तावेज बना, अधिप्रमाणित करे या रखे। तो ये सब भी लोक सेवक की श्रेणी में आएंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, एसडीएम साहब जिसको हम कह सकते हैं, और जितने भी उनके साथ कार्य करने वाले पदाधिकारी, सदस्य हैं, कर्मचारी हैं, वो सब इस कार्य को करते हैं, तो इस श्रेणी में उनको माना जाएगा। जा में है, प्रत्येक व्यक्ति जो कोई ऐसा पद धारण करता है जिसके आधार पर वह निर्वाचक नामावली तैयार करने, प्रकाशित करने, बनाए रखने या पुनरीक्षण में आएगा सर। प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसा पद धारण करता है जिसके आधार पर वह निर्वाचक नामावली, मतलब मतदाता सूची जिसको कहते हैं, वो तैयार करे, प्रकाशित करे, बनाए रखने या पुनरीक्षित करने के लिए निर्वाचन या निर्वाचक के किसी भाग को संचालित करने के लिए सशक्त हो, इनको भी लोक सेवक में माना जाएगा। और टा में है, प्रत्येक व्यक्ति जो सरकार की सेवा या वेतन में है, सरकार की सेवा या वेतन में है, या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता है। मतलब वेतन के अलावा यदि वो सरकार से कोई फीस या पारिश्रमिक पाता है तो उसको भी लोक सेवक ही माना जाएगा। इसी में 2 में दिया गया है, साधारण खंड अधिनियम 1897 की धारा 3 के खंड 31 में यथा परिभाषित
किसी स्थानीय प्राधिकारी की किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के द्वारा उसके अधीन स्थापित किसी निगम की अथवा कंपनी अधिनियम 2013 का 18वां कोष्टक में लिखा हुआ है इसमें सर कि धारा 2 के खंड 45 में यथा परिभाषित किसी कंपनी की सेवा या वेतन में है, उसको भी लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट ही माना जाएगा। स्पष्टीकरण इसमें दिया गया का खा घा में का में दिया है, इस खंड में किए गए वर्णनों में से किसी के अधीन आने वाले प्रत्येक लोक सेवक हैं, चाहे वे सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हों या नहीं किए गए हों, या सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए हों या नहीं किए गए हों, उसको लोक सेवक ही माना जाएगा। खा में प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो लोक सेवक के ओहदे को वास्तव में धारण किए हुए है, चाहे उस ओहदे को धारण करने के उसके अधिकार में कैसी विधिक त्रुटि हो, वो लोक सेवक माना जाएगा। गा में है, ये स्पष्टीकरण बता रहा हूं सर मैं जिसमें लिखा हुआ है बुक के अंदर, निर्वाचन से किसी विधायी नगरपालिका या अन्य लोक प्राधिकारी के सदस्यों का चयन करने के प्रयोजन से कोई निर्वाचन अभिप्रेत है, चाहे वह कैसे ही स्वरूप का हो, जिसके लिए चयन करने की पद्धति तत्समय पूर्वक किसी विधि द्वारा या उसके अधीन है, तो ये सब लोक सेवक माने जाएंगे। और इसमें एक दृष्टांत में दिया हुआ अंत में उदाहरण में नगर पालिका आयुक्त लोक सेवक है। ये पूरी बुक की परिभाषा है सर, जो बुक में से मैंने आपको पूरी पढ़ के बताई है। और जहां तक इसमें मुझसे हुआ था बीच में मैंने आपको उदाहरण देके भी समझाया है, और पूरे सरल भाषा में और उदाहरण के साथ जो ई बुक तैयार की है, अब मैं उस पर आपको लेके चलता हूं ताकि आपको ये पूरा मैटर आसानी से समझ में आ जाए। चाहे आप विधि के विद्यार्थी हों, चाहे आप सिविल जज एग्जाम की तैयारी करके सिविल जज बनना चाहते हो, या आप एक एडवोकेट हों, ये सभी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण और आवश्यक एक टॉपिक है। चाहे आप एक आम व्यक्ति ही क्यों ना हो, ये सभी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। हम इसी बुक में जो चर्चा करेंगे वो मैं बता दूं सर, जो मैं अब आपको बताने वाला हूं ई बुक, इसमें जो है कि जो लोक सेवा पब्लिक सर्वेंट जो होते हैं, उसमें सरकारी सेवा में काम करता हो नंबर 1 है, वो लोक हित के लिए कार्य करता है, सरकारी स्वामित्व वाली संस्था में नियुक्त होता है, और इसके द्वारा किए गए कार्य सरकारी आदेश या नीतियों के तहत होते हैं, इसको लोक सेवक बताया गया है जो बुक में मैंने आपके लिए तैयार करके लिखी है। और इसमें हम उदाहरण भी देखेंगे, और सरकारी कर्मचारी कौन होते हैं, पुलिसकर्मी कौन होते हैं, सरकारी अधिकारी क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लोक सेवक का कानूनी महत्व क्या होगा, कानूनी दायित्व क्या होगा, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। इसी के अलावा सार्वजनिक सेवाएं, लोक सेवक का असर, उदाहरण और निष्कर्ष, ये सब हम इस ई बुक में चर्चा करेंगे, जिसको मैंने बेहद ही आसान और सरल उदाहरणों के साथ तैयार किया है। तो आइए सर हम चलते हैं आगे की ओर। जैसा कि सर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये ई बुक है, इस ई बुक की लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर दूंगा, वो ई बुक, और उसके आगे आसमानी रंग की लिंक दिखाई देगी। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पे आप उस ई बुक पर पहुंच जाएंगे, मेरी वेबसाइट पर। उसको आप स्क्रॉल करके जब नीचे आएंगे तो उसमें बाय नाउ का बटन दिखाई देगा, कंसल्टिंग फीस का दिखाई देगा, और प्रॉब्लम सॉल्यूशन लॉ बुक स्टोर का एक ऑप्शन दिखाई देगा। आप बाय नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप उस बुक पर पहुंच जाएंगे, और भुगतान करके आप इसको परचेस कर सकते हैं यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो। इसी के अलावा मेरे स्टोर पे भी आप इसी वेबसाइट से पहुंच सकते हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो आप 50 से ऊपर ई बुक मेरे द्वारा प्रॉब्लम सॉल्यूशन की अपलोड की जा चुकी हैं। यदि आपको उसमें से भी कोई बुक ऐसी लगती है जो आपके काम के लिए आवश्यक है, तो आप उसको वहां से परचेस कर सकते हैं। तो आइए सर हम आगे बढ़ते हैं। विधिक परिभाषा धारा 2 में लोक सेवक का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति से है जो नंबर 1 मैंने बताया सर सरकारी सेवा में कार्य करता है, नंबर 2 लोक हित के लिए कार्य करता हो, नंबर 3 है यह व्यक्ति किसी भी सरकारी विभाग, निगम अथवा सरकारी स्वामित्व वाली संस्था में नियुक्त होता है, सरकारी स्वामित्व वाली संस्था में नियुक्त होता है, और इसके द्वारा किए गए कार्य सरकारी आदेश या नीतियों के तहत होते हैं, इसको लोक सेवक माना जाएगा। ये बेहद ही सरल और आसान शब्द में सर मैंने आपके लिए तैयार की, जो आपकी समझ में आ चुकी है, बेहद ही आसान है, इसका इंटरप्रिटेशन और व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये वैसे ही बड़े ही आसान तरीके से तैयार की गई है। इसको हम आगे चलते हैं सर सरल भाषा में और समझने के लिए। लोक सेवक वह व्यक्ति होते हैं जो सरकार के लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट के लिए ही वो काम करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य सामान्य जनता की सेवा करना और सरकार की नीतियों को लागू करना होता है। यह सरकारी विभागों, संस्थाओं या सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों में कार्यरत होते हैं। ये बड़े ही आसान तरीके से इसको समझाने के लिए मैंने तैयार की है। इसको सर हम कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं, जिसमें नंबर 1 है सरकारी कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारी, नंबर 2 पुलिसकर्मी, नंबर 3 शिक्षक, डॉक्टर, जो सरकारी संस्थाओं में काम करते हैं लोक सेवक माने जाते हैं। उदाहरण, एक स्कूल में पढ़ाने वाला सरकारी शिक्षक जो सरकारी नियमों के तहत काम करता है वो भी लोक सेवक माना जाएगा। नंबर 2 उदाहरण है पुलिसकर्मी।
पुलिस के अधिकारी जो कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, वो भी लोक सेवक होते हैं। उदाहरण, एक पुलिसकर्मी जो किसी अपराध की जांच करता है या कानून व्यवस्था बनाए रखता है, उसे लोक सेवक माना जाता है। चाहे वो पुलिसकर्मी हो या थाना प्रभारी महोदय हो या एसडीओपी साहब हो या पुलिस अधीक्षक जो जिले में होते हैं वो हो या आईजी डीआईजी महोदय हो जो कि स्टेट लेवल पर होते हैं, ये सभी लोक सेवक माने जाएंगे। इसमें तीसरा जो है सरकारी अधिकारी, केंद्र या राज्य सरकार के अधीन, जैसे आईएएस, नंबर 2 आईपीएस अधिकारी जो नीतियां बनाते हैं और कार्यान्वित करते हैं, उनको लागू करते हैं, वे भी लोक सेवक माने जाते हैं। उदाहरण, एक आईएएस अधिकारी जो सरकारी योजनाओं को लागू करता है, ये इसका एक उदाहरण है सर। अब लोक सेवक का सर कानूनी महत्व क्या होगा? सरकारी जिम्मेदारियां जो उसको निभाना होंगी। लोक सेवक का प्रमुख कार्य जनता की सेवा करना होता है। ये जनता के रक्षक होते हैं और इसके लिए वह सरकार से वेतन प्राप्त करते हैं। जैसे कि एसडीएम साहब हुए, पूरे क्षेत्र में उनको जुडिशियल पावर भी होती है और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी होती है। मतलब वो न्याय के साथ ही जो है कि प्रशासनिक व्यवस्था को भी कायम करते हैं। न्याय में जैसे कि 151 शांति भंग के मुकदमों में वो जमानत लेते हैं। इसी के अलावा 145 दंड प्रक्रिया संहिता जो अब बदल के नवीन कर दी गई है बीएनएसएस 2023 में, उसके तहत कब्जे से संबंधित कोई विवाद होता है तो उसका भी आवेदन और मुकदमा एसडीएम साहब के ही पेश किया जाता है कि यदि 45 दिन के अंदर किसी व्यक्ति को उस भूमि से बेदखल किया गया है तो वो उस समय अवधि में पुलिस थाने में सूचना देगा और आवेदन जो है कि एसडीएम महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेगा। वहां उसकी गवाह होते हैं और उसका प्रतिवादी अनावेदक उसका जवाब देता है, उसके गवाह होते हैं और पूरे गुण दोषों के आधार पर देने के बाद एसडीएम महोदय ये फैसला करते हैं कि वास्तव में इस जमीन पे कब्जा किसका था। वहां सिर्फ कब्जे को डिसाइड किया जाएगा सर, स्वामित्व को नहीं, क्योंकि स्वामित्व को डिसाइड करने का जो जुरिडिक्शन है वो सिविल न्यायालय को दिया गया है। वो सिर्फ कब्जे को डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ ये 45 दिन के अंदर इसको बेदखल किया गया है तो इसको वापस इसका कब्जे दिलाया जाए। यदि कोई टाइटल से संबंधित, स्वत्व से संबंधित कोई क्वेश्चन पैदा होता है तो उसके लिए दीवानी न्यायालयों में दावा लगाना होता है। जो व्यक्ति वास्तव में उसका मालिक होता है उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वो दावा अदालत में पेश करता है और जज साहब से मांग करता है कि इस जगह का मुझे मालिक घोषित किया जाए, कब्जा दिलाया जाए, या यदि उसका कब्जा है तो वह निवेदन कर सकता है कि मेरे कब्जे में प्रतिवादी या उसके अन्य अभिकर्ता के माध्यम से हस्तक्षेप न करे, इस बात की मुझे स्थायी निषेधाज्ञा दी जाए। तो ये एक दीवानी प्रकृति का मामला हो जाता है और वहां जो चलता है एसडीएम महोदय के समक्ष, जो कि एक लोक सेवक होते हैं, पब्लिक सर्वेंट, वह कब्जे को रिलेटेड लेके मामला चलता है। हम आगे बढ़ते हैं सर। लोक सेवक को सरकार की नीतियों का पालन करना होता है और नीतियों को लागू करने का जिम्मा उन पर होता है। उदाहरण इसका है, एक सरकारी अस्पताल में काम करने वाला डॉक्टर जो सरकारी सेवाओं को जनता तक पहुंचाता है वह लोक सेवक होता है। इसी में कानूनी दायित्व पे भी सर हम चर्चा कर लेते हैं। लोक सेवक द्वारा किए गए कार्यों को कानून में सुरक्षा और नियंत्रण प्राप्त होता है। इनको विशेष तौर से ये सुरक्षा प्राप्त होती है। यदि लोक सेवक किसी गलत काम में लिप्त होता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जैसे भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता। यदि वो पब्लिक सर्वेंट होते हुए उनके पद का दुरुपयोग करते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई किए जाने का प्रावधान दिया गया है कानून के तहत। उदाहरण, यदि कोई पुलिस अधिकारी रिश्वत लेता है तो उसे लोक सेवक के रूप में कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है कि भाई आपने रिश्वत ली, आपने गलत काम किया, उनके खिलाफ जांच भी खुलेगी, विभागीय जांच भी खुलेगी, डी भी खुलेगी और पूरी जांच होगी उसकी। सार्वजनिक सेवाएं में इसमें जो आता है तीसरा पॉइंट हमारा सर, सार्वजनिक सेवाओं में यह है कि लोक सेवक को समाज के कल्याण के लिए काम करना होता है और वे सार्वजनिक सेवाओं को सुनिश्चित करते हैं, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, कानून व्यवस्था आदि। उदाहरण, एक सरकारी स्कूल का शिक्षक जो गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है वो एक लोक सेवक है। कानूनी संदर्भ में जो लोक सेवक का उदाहरण दिया गया है वो धारा 2 के अनुसार लोक सेवक से संबंधित कानूनी मामलों में यह देखा जाता है कि उस व्यक्ति ने किस प्रकार सरकारी नियमों का पालन किया है, क्या उसने अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाई है। ये सब लोक सेवक की ड्यूटी के दौरान ये भी सब वाच किया जाएगा, ये सब देखा जाएगा, क्योंकि वो लोक सेवक हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, तो पब्लिक की नजर भी उन पर पूरी होती है। क्योंकि एक पक्ष तो प्रार्थी होता है और दूसरा जिसकी वो शिकायत करता वो होता है, दोनों ही का उनके ऊपर पूरा न्याय की उम्मीद लेके खड़े होते हैं। इसलिए उनके द्वारा किए गए कार्यों पे पूरा ईमानदारी से और न्याय प्राप्त हो व्यक्ति को इस उद्देश्य से कार्य किया जाता है। यदि कोई लोक सेवक किसी प्रकार की गलत गतिविधि में शामिल होता है, जैसे भ्रष्टाचार, अवैध काम, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसका एक उदाहरण भी है सर, उदाहरण देके मैं आपको बता देता हूं। यदि एक सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उस पर कानूनी दंड लागू किया जाता है,
क्योंकि वह लोक सेवक के तौर पर काम नहीं कर रहा था। उसने जो कार्य करने की जो उसको दिया गया था उस ज्यूरिडिक्शन से बाहर जाके विधि विरुद्ध कार्य किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उदाहरण है इसमें सर कि एक सरकारी अधिकारी जैसे पुलिसकर्मी या शिक्षक जो लोक सेवक के रूप में जनता की सेवा करता है, उस पर सरकार की नीतियों का पालन करना और जनता के हित में काम करना उसकी जिम्मेदारी होता है। इसमें निष्कर्ष है सर अंत में, लोक सेवक वह व्यक्ति होते हैं जो सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं और जिनका मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा करना है। वे सरकारी नीतियों और कानूनों को लागू करने के जिम्मेदार माने जाते हैं। उनका कार्य सार्वजनिक हित में होता है। यदि कोई लोक सेवक गलत काम करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि वह सार्वजनिक सेवा का दायित्व निभा रहा होता है। तो इस प्रकार से सर पब्लिक सर्वेंट की मुकम्मल कानूनी परिभाषा मैंने आपको दे दी है। और हमारा जो अगला टॉपिक होगा, विश्वास करने का कारण, बीएनएस 2023 की धारा 2 की उपधारा 29, विश्वास करने का कारण मतलब हर व्यक्ति का किसी पे विश्वास करने का कोई तो रीजन होता है, या तो उसका भाई है, या उसका बेटा है, या उसका दोस्त है, या उसके ऑफिस में काम करने वाला मित्र है, या एक जिम्मेदार व्यक्ति है, कोई तो रीजन होगा। तो इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और ये सर जो आप देख रहे हैं ये ई बुक है जिसमें से मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। मैं स्क्रॉल करके इसको ऊपर ले जा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं इस ई बुक का नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 के 39 प्रमुख शब्दों की सरल व्याख्या। इसमें पूरे 39 शब्दों की सरल व्याख्या मेरे द्वारा की गई है और मैंने इसी में से पढ़ के आपको जानकारी दी है, क्योंकि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके काम आ सकती है और आप उसको परचेस करते हैं तो यही जानकारी आपको उस ई बुक में प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से मैंने सर आज के वीडियो में पब्लिक सर्वेंट पे आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। और इस पे मैंने पिछले भी कुछ वीडियो में इस पे जानकारी प्रदान की है, लेकिन चूंकि बीएनएस के अंतर्गत आया है और धारा 2 में परिभाषित किया गया है, इसलिए मैंने उसी सीरियल क्रम में इस पे आपके लिए विशेष वीडियो बनाया है। अभी ये मेरी सीरीज चल रही है सर धारा 2 की। इसमें पूरी 39 परिभाषाएं जैसी पूरी होंगी उसके बाद ही मैं अगला टॉपिक लूंगा। बीच में आप लोगों की जो कमेंट्स आती है उनके सॉल्यूशन के लिए मैं ई बुक भी तैयार कर देता हूं और वीडियो भी तैयार कर देता हूं। जैसे कि बीच में कई व्यूअर्स ने कमेंट्स करके कहा था मुझसे कि सर नोटरी की सील का इस्तेमाल कैसे किया जाए, तो कैसे किया जाएगा, तो हाउ टू यूज नोटरी सील कंप्लीट गाइड, इस पे पूरे 1 घंटे का वीडियो मैंने मेरे चैनल पे बनाया है, जिसमें पूरी ट्रेनिंग जो मैंने ली थी मेरे सीनियर अधिवक्ता से 2 घंटे की, वही ट्रेनिंग मैंने आपको बताई है। उसमें टिकट कहाँ लगाया जाएगा, कितने का लगाया जाएगा, सील कितनी और किस दस्तावेज पे किस किस प्रकार से लगाई जाएंगी, शपथ पत्र पे लगने वाली कुल 6 सीलें, अनुबंध पे लगने वाली कुल 10 सीलें, इन सब का पूरा प्रारूप भी मैंने दिया। ई बुक के अंत में पूरा प्रारूप भी उसको मैंने प्रिंट कर दिया है कि यदि आपको ऐसा लगता है तो आप उस प्रारूप को भी ले सकते हैं सीलें बनवाने के लिए जो मेरे द्वारा बनवाई गई है। लेकिन आप इसको ये ना माने कि मैंने कह दिया तो ये पत्थर की लकीर हो गया। आप सभी एडवोकेट्स हैं, बुद्धिजीवी हैं, ये एक मार्गदर्शन के लिए आपको आसानी देने के लिए मेरे द्वारा तैयार की गई है। मेरे कई व्यूअर्स ने मुझसे कहा था कि सर आप नोटरी के रजिस्टर के कॉलम पे एक वीडियो बनाएं। अक्सर नोटरी अधिवक्ताओं को ये समस्या होती है कि रजिस्टर में कॉलम क्या रखे जाएंगे। हमारे यहाँ भी एक वकील साहब रजिस्टर लेके आए थे, तो उसमें जो लास्ट का कॉलम होता है नोटरी वकील साहब के हस्ताक्षर वही गायब था उसमें। तो प्रारूप जो है XV के अनुसार नोटरी रजिस्टर के कॉलमों पे मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है जो कि 1 घंटे का वीडियो है। और हाउ टू यूज नोटरी सील ये भी 1 घंटे का वीडियो है सर, आप पेशेंस बना के देखें। उसमें मैंने पूरी कंप्लीट जानकारी दी है। उसके प्रारूप जो है उनको मैंने ई बुक के अंदर भी लिखा हुआ है। दोनों की ई बुक मैंने आप लोगों के लिए PDF में तैयार की है और उन्हीं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपलोड भी कर दी है। और इसी के अलावा जो नोटरी के 11 कॉलम है उनका मैंने बुक का भी प्रारूप लेके मेरी ई बुक के अंत में उसको कॉपी पेस्ट कर दिया है ताकि आपको वहां से प्राप्त होने में आसानी हो जाए। तो इस प्रकार से मेरे द्वारा अभी बीच में एक और वीडियो सर बनाया गया था। मेरे व्यूअर्स का सवाल था कि फैमिली कोर्ट में कौन से शपथ पत्र पेश किए जाते हैं, तो कुल 10 शपथ पत्र मैंने उसमें तैयार करके वीडियो बनाया है। इसी प्रकार से आदेश 5 नियम 20 नियम 1 का पेपर प्रकाशन के जरिए कैसे तामील करवाई जाएगी उस पर भी वीडियो बनाया है मेरे द्वारा। तो इस प्रकार से मेरे ये कार्य निरंतर जारी है और मुझसे जहां तक बन सकता है मैं उसको सरल और आसान शब्दों में करके प्रैक्टिकली और व्यवहारिक तौर पे आपके सामने पेश करता हूं, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके ड्राफ्टिंग कैसे होगी और क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होगा। ये हमारा मुख्य टॉपिक होगा आने वाले वीडियो में। जो हमारे नए अधिवक्ता साथी हैं उनके सामने बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि किसी भी दावे की ड्राफ्टिंग कैसे की जाए। फौजदारी केसों में तो अक्सर चालान पुलिस के द्वारा कोर्ट में जज साहब के समक्ष पेश कर दिया जाता है और जब मुलजिम की जमानत करवाई जाती है तो चालान की कॉपी मुलजिम को दी जाती है, वकील साहब उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो उसी के आधार पर क्रॉस किया जाता है प्रति परीक्षण मुलजिम को बचाने के लिए। तो
सभी धाराओं में जो मारपीट, झगड़ा, मर्डर, हत्या, लूट, डकैती, इन सब में प्रवृत्ति परीक्षण कैसे किया जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एफआईआर पे कैसे क्रॉस किया जाएगा, मेडिकल पे कैसे क्रॉस किया जाएगा, नक्शा मौका पंचनामे पे कैसे क्रॉस किया जाएगा, और उसके जो पुलिस कथन है उन पे कैसे क्रॉस किया जाएगा, पुलिस कथन और एफआईआर में कैसे कंट्रोडक्शन किया जाएगा, इन सब पे मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको प्रैक्टिकली रूप से सीखने में आ सके कि आप किस प्रकार से केस को लड़ सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति वीडियो देखने के बाद इतना सक्षम हो जाए कि उसको किसी भी अधिवक्ता के पास पूछने नहीं जाना पड़े, वो स्वयं ही क्रॉस करवा सके। इसी प्रकार से दीवानी दावों में ड्राफ्टिंग किस प्रकार से की जाएगी, कौन से कानून लागू होंगे, कौन सी कोर्ट फीस अदा होगी, जुरिडिक्शन क्या होगा, इसकी भी प्रैक्टिकली गाइड मैं आपके द्वारा तैयार कर रहा हूं, और लगातार इन पे मैं अब आगे वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको वकालत की प्रैक्टिस के दौरान आने वाली तमाम समस्याएं दूर हो जाएं। प्रॉब्लम सॉल्यूशन लॉ ई बुक मेरे द्वारा वेबसाइट में जो उसका नाम रखा गया वो इसीलिए रखा गया है कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन लॉ ई बुक पीडीएफ, जो आपकी समस्या का समाधान कर दे, वो ई बुक ही मेरे द्वारा तैयार की जाती है। सर बुक तो लाखों मिलेंगी, फ्री में भी मिल जाएंगी आपको कई वेबसाइटों पर, लेकिन आपकी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन कर दे वो ही बुक प्रैक्टिकल के आधार पर मेरे द्वारा तैयार की जाती है। तो उम्मीद है सर आज जो मैंने आपको पब्लिक सर्वेंट पे मुकम्मल कानूनी जानकारी दे दी है, और ये ई बुक कैसे परचेस की जाएगी इसकी प्रोसेस भी मैंने आपको बता दी है, और मैं आपको प्रैक्टिकली भी सर बता देता हूं, ताकि आपको इस ई बुक को परचेस करने में आसानी हो जाए। आइए सर, जैसा कि सर आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक मैं प्रैक्टिकली डेमो आपको बता रहा हूं, ताकि मेरे कई व्यूअर्स ने मुझसे कहा है कि उनको ई बुक परचेस करने में प्रॉब्लम जाती है, तो एक प्रैक्टिकली तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक मेरा ही वीडियो है, ये आपको भी स्क्रीन पर जब आप यूट्यूब खोलेंगे तो इसी प्रकार से दिखाई देगा, हाउ टू यूज नोटरी सील कंप्लीट गाइड इन हिंदी, ये वीडियो है। इसमें आप देख रहे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसमें आसमानी रंग की जो लिंक दिखाई दे रही है आपको, ई बुक हिंदी में, ई बुक इंग्लिश में, और वेबसाइट का पता। ये ई बुक हिंदी पे आप क्लिक करेंगे तो सीधे ई बुक हिंदी पे पहुंच जाएंगे कंप्लीट गाइड के, इंग्लिश पे करेंगे तो इंग्लिश वाली पे पहुंच जाएंगे, और नीचे जो वेबसाइट का पता लिखा हुआ है यदि आप उस पर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, और उसमें जो एक कॉलम दिखाई देता है, 3 बटन दे रहते हैं उसमें, एक बाय नाउ, कंसल्टिंग फीस, और जो है कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन स्टोर ई बुक पीडीएफ का एक बटन वो भी है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो 50 से ऊपर जितनी भी बुक हैं आप वहां पहुंच जाएंगे। मैं भी आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं, मैं आपको वीडियो कुछ चालू करके दिखा रहा हूं, अभी प्रारंभ में आप देख लें सर। बताने जा रहा हूं आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे शपथ पत्र पर लगने वाली 6 सीलों के बारे में, और अनुबंध पत्र पर लगने वाली 10 सीलों के बारे में। ये सीलें किस प्रकार से कहां कहां लगाई जाएंगी, टिकट कहां पे चिपकाया जाएगा, सील के अंदर जो खाली जगह होती है उसमें क्या लिखा जाएगा, इन सभी टॉपिकों पे हम चर्चा करेंगे। और नोटरी नियम 1956, जैसा कि आप जानते हैं, इसमें सील के बारे में बताया गया है धारा 12 में। नोटरी की मुद्रा में संक्षिप्त में आपको बता दूं, चूंकि हमारा सील से रिलेटेड आज का वीडियो है। नोटरी की मुद्रा, ये सर आपको वीडियो दिखाई देगा, मैंने चला के भी आपको बता दिया। अब मैं इसमें क्लिक कर रहा हूं सर, ई बुक हिंदी में आप देख रहे हैं, ये मैंने क्लिक किया तो आप सीधे मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। इसमें मेरा फोटो दिखाई दे रहा है आपको, मैं खड़ा हुआ हूं, और लीगल एडवाइस शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट प्रॉब्लम सॉल्यूशन लॉ ई बुक पीडीएफ, ये लिखा हुआ है इसमें, और नीचे कुछ डिस्क्लेमर लिखी हुई है। जब आप इसको स्क्रॉल करके ऊपर ले जाएंगे तो आपको यहाँ वीडियो दिखाई देगा, वही वीडियो जिसकी ई बुक उसके नीचे दी हुई है। ये मैंने एक ही प्लेटफॉर्म पे दोनों कॉम्बिनेशन कर दिए हैं, मतलब आपको ई बुक और उसका वीडियो ढूंढने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ पे पूछेंगे तो आपको वीडियो भी मिल जाएगा और वो ई बुक भी मिल जाएगी जो उसी से रिलेटेड बनाई गई है। दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन एक ही प्लेटफॉर्म पे सर कर दिया है, ताकि आपको परेशान ना होना पड़े। जब आप इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो इसमें कुछ जानकारियां भी दी गई हैं ये, और उसके बाद 3 बटन आप देख रहे हैं, बाय नाउ, लीगल कंसल्टेंसी, और व्यू अवर प्रॉब्लम सॉल्यूशन ला ई बुक स्टोर। इस पर आप क्लिक करेंगे तो पूरे 50 बुकों पर आप पहुंच जाएंगे जो उस पर अपलोडेड है। अब बाय नाउ पे मैंने सर क्लिक किया, एक पॉपअप मैसेज आएगा, आप नई टेब में जा रहे हैं बाय नाउ, इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ से सर ये आप पहुंच गए। इस पे जो हाउ टू यूज नोटरी सील कंप्लीट गाइड इन हिंदी, ये मेरे स्टोर पे पहुंच गए। इस पे बाय नाउ पे आप क्लिक करके इसको परचेस कर सकते हैं भुगतान करके। अब हम सर दूसरी स्थिति देख लेते हैं, ये लीगल कंसल्टेंसी का बटन है, इस पे भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहुंच जाएंगे, लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद। इसके बाद जो तीसरा बटन है बड़ा महत्वपूर्ण है सर, इस पे जब आप क्लिक करेंगे और ओके पे आप जाएंगे तो ये मेरे आप स्टोर पे पहुंच जाएंगे। अब यहीं पे आप जब आप क्लिक करेंगे तो पूरी 50 से ऊपर ई बुक आपको दिखाई देंगी, ये सर आपको दिखाई दे रही है। ये मैं स्क्रॉल करके इसको ऊपर ले जा रहा हूँ,
ये देख रहे हैं आप, इसमें आपकी जो भी काम की प्रॉब्लम सॉल्यूशन बुक है, अगर आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप यहाँ पे परचेस कर सकते हैं। पूरी बुकें हैं सर सबके अलग। ये हाउ टू यूज नोटरी सील कंप्लीट गाइड आप देख रहे हैं, लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इसमें। नोटरी रजिस्टर के 11 कॉलम की संपूर्ण गाइड, ये सभी इस प्रकार से ई बुकें यहाँ आपको उपलब्ध हो जाएंगी। यहाँ पे जाने का एक तरीका तो सर ये हो गया, इसका एक तरीका और भी है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे बटन पे, आप यहाँ पे जाएंगे तो आप यहाँ पे आप क्लिक करने की बजाय यदि आप नीचे भी आते हैं स्क्रॉल करके तो आपको यहाँ ई बुक दिख जाएंगी। और नीचे आते हैं आप तो एक बाय नाउ का बटन दिखाई देगा, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप उसी प्रकार पेज पर पहुंच जाएंगे जैसे फर्स्ट बार मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ये सभी ई बुक्स यहाँ आपको दिखाई दे रही हैं। तो इस प्रकार से ये जो ई बुक्स हैं इसकी प्रोसेस जो होगी ये सर मैंने आपको बता दी है। ये मेरा वीडियो है सर, ये उसी उससे रिलेटेड है। एक नोटरी 5 सेंटीमीटर व्यास की एक सादी वर्तुल मुद्रा का प्रयोग करेगा यथा नीचे दिए गए रेखांकित चित्र में उपदर्शित, जिसमें उसका नाम, क्षेत्रों का नाम जिसमें वह उसके कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया, पंजीयन संख्या और परिसीमन नोटरी और उस सरकार का नाम होगा जिसमें उसे नियुक्त किया गया है। ये देख रहे हैं सर आप, ये सील दिखाई दे रही है, गोल सील। इन्हीं सभी सीलों के बारे में मैं आपको अभी जानकारी देने वाला हूं। और इसी प्रकार से आज के वीडियो में हम सील के डब्बे, रसीद कट्टा और रजिस्टर, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मेरे कई व्यूअर्स ने मुझसे इस बारे में कहा है कि सर आप नोटरी की सील कहाँ पे किस प्रकार से लगाई जाएगी इसके बारे में एक वीडियो बनाएं। कई व्यूअर्स ने सर कमेंट्स करके कहा है मुझसे, तो मैं आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं। और मैं वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप सभी को एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देना चाहता हूं कि मेरे ऑल इंडिया के वो तमाम अधिवक्ता साथी जिनको नोटरी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अभी नहीं प्राप्त हुआ है वो हिम्मत बनाए रखें, क्योंकि उस परिस्थिति से मैं भी गुजरा हूं। मेरा भी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं आया था, मैंने भी काफी प्रयास किए, काफी कोशिशें की और धैर्य से काम लिया और ऊपर वाले की असीम कृपा से और आपके आशीर्वाद से और दुआओं से मेरा सर्टिफिकेट प्रैक्टिस आ गया और मैंने काम भी चालू कर दिया। आप भी निश्चिंत रहें क्योंकि आपसे उनके द्वारा फीस जमा करा ली गई है, सभी डॉक्यूमेंट्स आपसे ले लिए गए हैं, सिर्फ वेरिफिकेशन है। वो बार बार अगर कोई रिक्वायरमेंट आपको भेज रहे हैं कि ये मिस्टेक से हो गया है, जो भी मिस्टेक है आपकी, स्पेलिंग मिस्टेक है, सरनेम मिस्टेक है, नाम मिस्टेक है, वो सब आप तुरंत दूर करके भेज दें। एक बार अगर वो भेजने के बाद दोबारा भेजते हैं तो दोबारा भी क्लियर करके आप भेज दें। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस सभी को मिलेगा सर। आप बिल्कुल ध्यान रखें और शांति बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, क्योंकि तो ये सर मैंने आपको वीडियो की कुछ प्रारंभिक जो है शुरुआत की कुछ लाइनें आपको सुना भी दी, ताकि आप जो लोग नहीं देख पाए वो समझ लें क्या इस वीडियो के अंदर नोटरी से रिलेटेड क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। और जिन व्यूवर्स को प्रॉब्लम जा रही थी मेरे स्टोर तक पहुंचने में, वेबसाइट तक पहुंचने में, तो वो भी मैंने बता दिया कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दी हुई है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है सर आपकी समस्या का समाधान हुआ है और आपको मेरा वीडियो भी पसंद आया है। मेरे वीडियो को सर आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।